हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम में से हर किसी को, खासकर जब हम अपनी अर्निंग्स और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अपनी सैलरी और सेविंग्स का कितना पोर्शन सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। हम बस किसी बॉलपार्क नंबर या थंब रूल की तलाश करते रहते हैं। पर आज की वीडियो में हम ये सारी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे बाय लुकिंग एट सम रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड सम रियल हार्ड नंबर्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सीरीज की सारी वीडियोस को चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है, तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए जो नंबर्स होते हैं, जो ये थंब रूल्स और जो ये बॉलपार्क नंबर्स हम अक्सर सर्च करते रहते हैं, उनमें क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत है। तो ये CNN मनी से एक स्क्रीनशॉट है। ये एक यूएस बेस्ड रिटायरमेंट कैलकुलेटर है। उसमें हमने करंट एज डाला 25, 30, कुछ भी डाल सकते हो आप। यहाँ 25 डाला हुआ है। रिटायरमेंट एज उन्होंने डाला है कि 60 साल में मैं रिटायर करूंगा। अभी तक मैंने $0 यानी कि कोई भी सेविंग नहीं की है। अमाउंट सेव्ड सो फार इज 0। करंट इनकम इनकी कितनी है? $20,000 पर ईयर। ये यहाँ पे इन्होंने ये सिलेक्शन किया है। सेविंग्स रेट इन्होंने डाला है कि अपनी 23% ऑफ इनकम, जो इनकी सैलरी है, मंथली सैलरी है, एनुअल सैलरी है, उसकी 23% ये सेव करते हैं। यहाँ पे 1% टू 25% की ये स्केल दी हुई है। इसमें 23% इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो ये रिजल्ट्स ये दिखा रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू विल नीड $803,000 यानी कि करीबन $8 लाख इनको चाहिए होंगे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। और जिस रेट पे ये सेव कर रहे हैं, जो इनकी सैलरी है और जिस रेट पे ये सेव कर रहे हैं, उस हिसाब से ये 60 ईयर्स पे, जो इनकी करंट एज है, उसके बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि इस रेट ऑफ सेविंग्स के हिसाब से $835,000 ये क्रिएट कर सकते हैं। 8,35,000। तो इनको जरूरत थी $8,03,000 की, और ये क्रिएट कर सकते हैं 60 के एज पे 8,35,000। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब इसमें दिक्कतें क्या हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, वो हम चर्चा करते हैं। पहले तो यह है कि ये जो नंबर्स हैं यूएस के लिए हैं, तो इसमें सोशल सिक्योरिटी इज फैक्टर्ड इन। सोशल सिक्योरिटी एक चीज होती है जो यूएस में आप जब रिटायर कर जाते हो तो आपको एक सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जो है, वहां का डिपार्टमेंट है, उनके तरफ से महीने में एक बार एक चेक आता है। एंड दैट चेक, द अमाउंट ऑन दैट चेक डिपेंड्स ऑन व्हाट योर लास्ट इनकम वाज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू वर्कड। एक कैलकुलेशन होती है, एक इक्वेशन होती है, उसके बेसिस पे एक नंबर वो डिफाइन करते हैं कि इतनी अमाउंट की चेक इस पर्सन को जाएगी। तो सोशल सिक्योरिटी वहां पे होती है। जैसे इंडिया में पेंशन होती है, काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट, एनालॉगस टू दैट, हालांकि थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मोर और लेस आप समझ सकते हो कि इंडिया में जैसे पेंशन होती है गवर्नमेंट जॉब्स में, वैसे वहां पे सोशल सिक्योरिटी होती है। ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस, ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशंस आर प्री टैक्स। यहाँ पे जो नंबर्स कैलकुलेट किए कि आप अगर 25 की एज से स्टार्ट करना शुरू करते हो इन्वेस्ट करना, आप 20,000 की सैलरी है, उसमें से 23% आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इनमें जो कैलकुलेशंस है रिटर्न वगैरह की, वो दोज कैलकुलेशंस आर प्री टैक्स, नॉट पोस्ट टैक्स। ऑब्वियसली आपको जो रिटर्न आएगी वो पोस्ट टैक्स होगी, लेकिन यहाँ पे प्री टैक्स कैलकुलेशंस है। इसमें फिर इन्फ्लेशन की रेट कैलकुलेट की हुई है, किस एनुइटी रेट पे आप विड्रॉ करोगे उसकी कैलकुलेशन की हुई है। तो बहुत सारे अजम्पशंस है। अब इसमें एक, सबसे पहले तो मैं अपने सोर्स को यहाँ पे रेफरेंस करना चाहता हूँ। ये सारे जो नंबर्स, हम आगे भी कई सारे नंबर्स की डिस्कशन करेंगे, एक कैलकुलेटर की डिस्कशन करेंगे। दोज आर ऑल सोर्स फ्रॉम freefincal.com। एंड ग्रीटिंग्स एंड वनकम टू पट्टू सर। सबसे पहले उन्होंने कई सारे कैलकुलेटर्स डेवलप किए हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर कई सारी आर्टिकल्स हैं। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको कि ये वेबसाइट आप जरूर ब्राउज करें, विजिट करें। उस पर कई सारी आर्टिकल्स, कई सारे कैलकुलेटर्स आपको मिलेंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। बहुत अच्छा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, विच पट्टाभिरामन सर, पट्टू सर एज वी कॉल हिम वेरी फॉन्डली, हैज क्रिएटेड। तो ये उनकी वेबसाइट से एक आर्टिकल है जिसके ऊपर उन्होंने ये कोट लिखा हुआ है, वहां से मैंने ये कोट लिया है। नोटिस दैट द सेविंग्स रेट शुड बी 23% फॉर अ रियल रिटर्न क्लोज टू 4%। आपने यहाँ देखा
रिटर्न इज 6% और इन्फ्लेशन इज 2.3%, तो रियल रिटर्न कितनी हो गई? 4% के आसपास। विद सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल, तो सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, टैक्स हैज नॉट बीन फैक्टर्ड इन, ये प्री टैक्स थी, तो सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी डाला हुआ है, प्री टैक्स कैलकुलेशंस है, और जो रियल रिटर्न है 4% है। उस हिसाब से इनकी जो सेविंग्स रेट है 23% इज इनफ, यहाँ पे ये कैलकुलेशंस दिखा रही है। But it is folly to assume even for US conditions that investing 10% or 20% of income is sufficient. तो वो तो यहाँ तक कि US कैलकुलेशंस के लिए भी वो वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ये यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो जिनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है या अगर वो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो उनके लिए कैलकुलेशंस वैलिड नहीं है इवन इन यूएस। और जो ये सारी कैलकुलेशंस है दीज आर ऑल प्री टैक्स नॉट पोस्ट टैक्स, आपको जो रिटर्न आएंगी दोज विल ऑल बी पोस्ट टैक्स, राइट। तो ये यहाँ तक कि यूएस कैलकुलेशंस के लिए भी 10-20% की कैलकुलेशंस अच्छी नहीं होंगी, यहाँ पे 23% में वो barely this person is able to meet his retirement goal. Our inflation for the individual not the government declared value, जो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे रिटेल जो कॉमन जनता है अपनी, उसके लेवल पे जो इन्फ्लेशन है इज एनीवेयर बिटवीन 8 to 10%, नॉट 6%। जो गवर्नमेंट की आप WPI CPI की वैल्यू आप देखते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जो नंबर्स गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है दैट इज नॉट द इन्फ्लेशन इन योर एंड आवर लाइफ, राइट। आवर इन्फ्लेशन इज मच हायर। क्यों? क्योंकि हमारे जो इमरजेंसी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर हेल्थ एक्सपेंसेस होते हैं, खास करके आप रिटायरमेंट की जब बात कर रहे हो तो आप अपनी 55, 50, 60, 65 की उम्र की बात कर रहे हो, तो आपकी जो एक्सपेंसेस होंगी वो नॉर्मल इन्फ्लेशन जैसी नहीं होंगी। आपकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगी, हेल्थ एक्सपेंसेस होंगी, कुछ इमरजेंसी एक्सपेंसेस होंगी, वो सारी जो इन्फ्लेशन होगी, अगर आप वेकेशन लेना चाहते हो, थोड़ा घूमना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, उसकी एक्सपेंसेस अलग होंगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। तो उन सभी चीजों को जब आप अकाउंट करते हो तो आपकी जो इन्फ्लेशन होगी, रियल इन्फ्लेशन विच इज वैलिड टू यू, विच इज एप्लीकेबल टू यू एंड मी, is between 8 to 10%, not 6%, which the government declares. वो CPI WPI अलग है। आप केवल चावल दाल ही नहीं खा के रहते हो ना, आप ट्रैवल भी करते हो, आपकी हेल्थ एक्सपेंसेस हो सकती हैं, केवल चावल दाल WPI की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस, आपको जो कुछ नंबर्स हम देखने वाले हैं वो आपको थोड़े डॉन्टिंग, थोड़े स्कैरी लग सकते हैं, मैं पहले ही आपको थोड़ा एक फोरवार्न कर दे रहा हूँ, लेकिन दोज आर रियल नंबर्स and you have to face reality. You do it now or you do it later, but it will be better if you do it now so that you can be prepared for the reality later. So why most of these thumb rule savings or retirement calculators don't work? इसमें कुछ basic reasons, बहुत सारे nuanced reasons भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ broad reasons की बात करते हैं कि most of these retirement calculators या savings calculators, ये जो saving rate वाले calculators होते हैं, they don't work because most of these are US based या फिर developed economy based. उसमें सोशल सिक्योरिटी होती है, इन्फ्लेशन रेट काफी कम होता है। इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी है वो है ही नहीं, पेंशन है वो भी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में, और वो भी अब धीरे धीरे करके वो विदर अवे करता जा रहा है, इरोड करता जा रहा है, धीरे धीरे उसको घटाती जा रही है गवर्नमेंट। तो प्राइवेट जॉब्स में तो कभी भी पेंशन नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब्स में थी, और वो भी अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो आपको कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई पेंशन नहीं है। फॉर मोस्ट ऑफ अस सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन इज नॉट अवेलेबल, राइट। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो हाई तो है ही, 6% 7% तो WPI CPI है। आपकी जो इन्फ्लेशन की हमने बात की वो 8-10% के बीच में, जो हमारे आपके ऊपर जो अप्लाई होती है इन्फ्लेशन वो 8-10% है, बट इट इज ऑल्सो वेरी वॉलेटाइल। कभी आपने देखा होगा कि 12-13% की भी इन्फ्लेशन थी 4-5 साल पहले, आपने देखा होगा 2011 से 2015-14 तक इन्फ्लेशन की नंबर काफी ज्यादा थी। जब रियल एस्टेट का बूम आ रहा था तो इन्फ्लेशन की नंबर काफी हाई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हाई एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट इज वॉलेटाइल, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो यू कैन नॉट अकाउंट की यहाँ पे इन्फ्लेशन तो 2% और 3% होगी, इंडिया जब डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगा तो 2% 3% की इन्फ्लेशन हो जाएगी और मैं आई विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, वो वाली सिचुएशन, फिल्मी सिचुएशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। फिर तीसरी फैक्टर ये है कि लॉन्जिविटी नंबर्स आर डिफरेंट। इंडिया में जो लॉन्जिविटी है और यूएस की लॉन्जिविटी है या डेवलप्ड कंट्रीज की जो लॉन्जिविटी है, जिससे इस तक आप जिंदा रहोगे, वो नंबर्स डिफरेंट है, प्लस टैक्सेशन इज डिफरेंट। तो दीज नंबर्स डू नॉट ट्रांसलेट 1-to-1। जो यूएस के नंबर्स हैं दोज विल नॉट ट्रांसलेट 1-to-1 टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब हम कुछ नंबर्स यहाँ पे, ये कैलकुलेटर है, एक बहुत ही इजी टू यूज, काफी अच्छा कैलकुलेटर है जो पट्टू सर ने डेवलप किया है। दिस हैज आल्सो बीन सोर्स्ड फ्रॉम FreeFinCal, उस वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं और ये कैलकुलेटर भी आप वहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्ले अराउंड करके आपको कुछ नंबर्स दिखाने की कोशिश की है। तो ये एक रिटायरमेंट प्लानर है, ये जो सारे जो येलो में है वो इनपुट्स हैं और ये जो ब्लू शेडेड नंबर्स हैं जो सेल है, ये दिस इज द आउटपुट। तो इनपुट्स क्या क्या है? पहली इनपुट है एंटिसिपेटेड पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कितनी रिटर्न आ रही है आपको।
तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे पोस्ट रिटायरमेंट, पोस्ट टैक्स रिटर्न, आफ्टर रिटायरमेंट, तो आप रिटायर जब कर जाओगे तो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न कितनी मिलेगी, नॉट प्री टैक्स, मैं पोस्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, आफ्टर रिटायरमेंट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैंने 7% इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ज्यादातर अपने रिटायरमेंट के बाद सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, या जो आपकी पीपीएफ है या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, तो उन सभी में आप इन्वेस्ट करोगे तो उनकी रिटर्न कितनी होती है, 7% 8% के बीच में। उसको आप टैक्स जब घटा दोगे वो बेसिकली 6, 6.5, 7% के आसपास बचेंगी। तो अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि आप थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर भी रखते हो, आप काफी करेजियस हो, काफी आपकी एक्सपीरियंस है इक्विटी में, लेट से आपने कुछ इक्विटी एक्सपोजर भी रख लिया, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए ट्रू नहीं होगा, बट मैंने अगर वो अज्यूम कर भी लिया कि आपने थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर लिया है, तो 7 to 8% से ज्यादा आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न नहीं होने वाली है, पोस्ट टैक्स रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो मैंने 7% यहाँ पे लिया है। आपकी करंट मंथली एक्सपेंसेस कितनी है, यानी कि आपकी जो एनुअल एक्सपेंसेस है उसको डिवाइड कर दो 12 से, या फिर इजीली आप अपनी मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल सकते हो। These monthly expenses will be the expenses that will persist after retirement, क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लानर है, राइट, रिटायरमेंट कैलकुलेटर है, तो आप वो सारी एक्सपेंसेस जो आपकी रिटायरमेंट के बाद भी परसिस्ट करेंगी, रिटायरमेंट के बाद भी रहेंगी, उन सभी को यहाँ पे डालो। तो इसमें क्या क्या आप एक्सक्लूड कर सकते हो, जो आपकी करंट मंथली एक्सपेंसेस है उसमें से क्या क्या एक्सक्लूड कर सकते हो, ईएमआई, अगर आप किसी होम लोन ले रखा है, आपने व्हीकल लोन ले रखा है, किसी भी तरह का लोन ले रखा है, तो आप अज्यूम करोगे होपफुली कि आपकी रिटायरमेंट में वो लोन नहीं होंगे, राइट, आपने पे ऑफ कर दिया होगा उस समय तक। तो उसकी ईएमआई, अगर कोई भी आपकी ऐसी लोन चल रही है जो रिटायरमेंट में नहीं होने वाली है, उसकी ईएमआई आप डिडक्ट कर लो, आप हटा दो उसमें से, अपनी मंथली एक्सपेंसेस में से। स्कूल की फीस, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, कोई भी ऐसी फी है या कोई भी ऐसी खर्च है, कैसे एक्सपेंसेस है जो रिटायरमेंट में नहीं होने वाली, उसको भी आप घटा दो। तो इन सभी चीजों को हटाने के बाद जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस है, जो बेयरबोन एक्सपेंसेस है आपकी, वो कितनी है मंथली एक्सपेंसेस, वो आप यहाँ पे इनपुट करो। तो वो मैंने यहाँ पे 30,000 रखा है, विच आई थिंक इज अ गुड मॉडरेट बॉलपार्क फिगर। कोई भी आप अगर बड़ी सिटी में रहते हो या एक टियर 1 सिटी में रहते हो, तो आपकी 30-40,000 की मंथली एक्सपेंसेस हो सकती हैं। दिस कैन बी हायर, दिस कैन बी अ लिटिल लोअर, बट आई थिंक दिस नंबर इज अ गुड स्टार्टिंग नंबर। फिर नंबर ऑफ इयर्स यू एक्सपेक्ट टू वर्क, कितने साल आप अभी से लेके, अभी आप जब भी ये कैलकुलेशन कर रहे हो उसके बाद से लेके कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप वर्क कर सकते हो, तो वो मैंने यहाँ पे 25 ईयर्स रखा है। लेट से ये कैलकुलेशंस कोई 25 ईयर, 30 ईयर ओल्ड पर्सन करता है, यहाँ तक कि 35 ईयर ओल्ड पर्सन भी करता है, तो ही दे कैन एक्सपेक्ट टू वर्क फॉर 20, 25, 30 ईयर्स, राइट। तो मैंने एवरेज नंबर एक 25 यहाँ पे रखा है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थ्रू आउट लाइफ टाइम, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली, ये 6% नहीं हो सकता है, रियलिस्टिक आप अगर नंबर डालोगे तो 8 से 10% का नंबर होता है, मैंने यहाँ पे 8% का नंबर डाला है। एस्टिमेटेड ईयर्स इन रिटायरमेंट, अब आप जब रिटायर करोगे, लेट से आप अभी 25 साल के हो, मैं एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व करने के लिए मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, तो आप लेट से करेंटली 25 साल के हो और 25 साल आप एक्सपेक्ट करोगे और 25 साल आप काम करोगे, यानी 50 की उम्र तक काम करोगे, एंड आफ्टर रिटायरिंग, आफ्टर लिविंग योर वर्क, यू विल लिव फॉर 25 मोर ईयर्स, यानी कि 75 की एज तक आप जीवित रहोगे। तो इसलिए एस्टिमेटेड ईयर्स इन रिटायरमेंट मैंने यहाँ पे 25 रखा है। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल एसेट क्लासेस, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब फिर से यहाँ पे रिटर्न है, तो आप कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम ऑल एसेट क्लासेस। इसमें आपकी पीपीएफ भी हो गई, अगर आपने कोई और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो हो गई, फिर आपकी अगर कोई गोल्ड इन्वेस्टमेंट है तो वो हो गई, तो सारी, तो बहुत बड़ी ये नंबर है, ये एक अजम्पशन काफी स्ट्रांग है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न कितनी है, केवल इक्विटी पे नहीं, केवल म्यूचुअल फंड्स पे नहीं, केवल डायरेक्ट इक्विटी पे नहीं, ओवरऑल पोर्टफोलियो पे पोस्ट टैक्स रिटर्न, आफ्टर टैक्स रिटर्न कितनी आएगी बिफोर रिटायरमेंट, अभी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आप कितना अज्यूम कर सकते हो। ये नंबर मैंने 9% लिया है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी इक्विटी एक्सपोजर भी है, तो वहां से आपकी अगर 12-13% की रिटर्न आती है, लेकिन आपकी टोटली इक्विटी एक्सपोजर तो होगी नहीं, आपकी पीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन है, ईपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो जो इंटरेस्ट होती है वो तो 7% के आसपास है। आपने अगर किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो नंबर काफी नीचे है, 7% के आसपास है, और उसके बाद आपको टैक्सेस भी इंक्लूड करने हैं। 12% तो आपको इक्विटी से हो सकता है मिल जाए, हो सकता है 7% डेट इंस्ट्रूमेंट से आपको 7-7.5% मिल जाए, लेकिन आपको टैक्स के लिए भी तो अकाउंट करना है ना। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न, तो आपको इक्विटी में 10% की टैक्सेशन और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 15-16% की, आफ्टर इंडेक्सेशन 15-16% की टैक्सेशन को अकाउंट करना है। तो वो सारी जब अकाउंटिंग करोगे तो आपको ये नंबर 9, 9.5, 10% से ज्यादा यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, मेरी ये एडवाइस है। तो एवरेज नंबर इसलिए मैंने यहाँ पे 9% का लिया है। फिर एनुअल इंक्रीज इन मंथली इन्वेस्टमेंट यू कैन मैनेज, आप कैसे अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक साल आप अगर लेट से 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो,
तो अगले साल आप क्या 10% उसको बढ़ा सकते हो, 5% बढ़ा सकते हो, 20% बढ़ा सकते हो, वो कितनी आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, जो हमने पहले की भी वीडियोस में स्टेप अप इन्वेस्टिंग, स्टेप अप एसआईपी की बात की हुई है, राइट। तो वो 10% मैंने यहाँ पे रखा है कि हर साल आप 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ाते जाते हो। ये शुरू में इजी हो सकता है, जब आप कमाना इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो, आपकी अगर इन्वेस्टिंग की करियर की अर्ली फेज है, तो ये 10% मैनेजेबल है डेफिनेटली। यहाँ तक कि 15% भी आप कर सकते हो अगर आपकी इंक्रीमेंट अच्छी होती है, अगर आपकी अर्निंग, सेविंग्स, फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी हैं, तो 10-15% आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप करियर में एडवांस करते जाओगे, मच्योर करते जाओगे, तो आपकी जो अर्निंग्स की जो ग्रोथ होगी, वो 10% की इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगी। धीरे धीरे आपकी इंक्रीमेंट थोड़ी कम होती जाएगी, 5%, 7%। तो आगे चल के ये 10% मैनेज करना देखने में छोटा लगता है कि आप अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स इस साल कर रहे हो, तो अगले साल आपको 11,000 की एसआईपी करनी है, उसके अगले साल आपको 12,100 की एसआईपी करनी, तो धीरे धीरे ये नंबर बढ़ेंगे। लेकिन जब ये नंबर बड़े होते जाएंगे, जब 60,000, 1 लाख की आपकी एसआईपी पहुंचेगी, तो वो 10% इज सिग्निफिकेंट। तो इनिशियली थोड़ा आसान हो सकता है, बट आगे चल के ये डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 10% का नंबर लिया है, स्टार्टिंग नंबर। फिर अमाउंट इन्वेस्टेड सो फार, अभी तक आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। यहाँ पे मैंने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट ली है। हालांकि हम इस नंबर को चेंज करके भी देखेंगे कि आउटपुट्स में क्या डिफरेंस आती है, क्या मॉडिफिकेशन आती है, तो वो हम देखते जाएंगे। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे डाला है कि आपकी कुछ पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी 30 लाख के आसपास है, 30 लैक्स। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एवरेज रिटर्न फॉर दिस अमाउंट, जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पीपीएफ वगैरह में आपने, वो तो मैंडेटरी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर आपने हो सकता है कुछ विलिंगली भी आपने वीपीएफ में, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हो, कोई और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया, तो उसमें मैंने फिर भी 8% का लिया है कि हो सकता है आपकी कुछ इक्विटी एक्सपोजर भी हो, कुछ स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया हो। तो 8% की मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न उसमें 8% की मानी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि मोस्टली आपने डेट में अभी इन्वेस्ट किया हुआ करेंटली, और अभी आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो। अब आप इक्विटी में एक्सपोजर लेना शुरू करोगे, अब आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 8% का लिया। हालांकि ये नंबर बहुत ज्यादा रिजल्ट को चेंज नहीं करता। आप अगर यहाँ पे 10% भी डाल दो, 9% डाल दो, तो भी ये नंबर्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे। ये आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। लेकिन एनीवे, तो ये सारे जब आपने इनपुट्स डाले, ये सारी नंबर्स यहाँ पे फीड किए, तो आपको ये पता चला कि मंथली इन्वेस्टमेंट नीडेड एज परसेंटेज ऑफ करंट एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात हो रही है, अर्निंग्स की बात नहीं हो रही है, आपकी सैलरी कितनी है उसकी बात नहीं हो रही है, आप कितना स्पेंड कर रहे हो पर मंथ। यहाँ पे आपकी सैलरी 1 लाख हो सकती है, 50,000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप अगर लेट से 30,000 आपकी करंट मंथली एक्सपेंसेस है, तो उसका कितना परसेंट आपको अभी अपनी केवल रिटायरमेंट के लिए, सारे गोल्स की बात नहीं हो रही, केवल रिटायरमेंट के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट 60% ऑफ 30,000। जो भी आपकी करंट मंथली एक्सपेंसेस है, अगर वो 50,000 है, तो 60% ऑफ 50,000। अगर आपकी 30,000 मंथली एक्सपेंसेस है, करंट मंथली एक्सपेंसेस, तो यू हैव टू इन्वेस्ट 62% ऑफ 30,000। तो मैं कहूंगा कि ये सारे जो इनपुट्स हैं, ये सारे नॉर्मल इनपुट्स हैं, राइट। कोई भी ऐसे नंबर्स, हमने कोई एक्सेप्शनल, कोई एकदम आउट ऑफ द पार्क नंबर्स नहीं लिए हैं, काफी रीजनेबल नंबर्स हैं ये, राइट। तो इनको मैं नॉर्मल इनपुट्स मानता हूं। अब हम कुछ इनपुट्स को चेंज करके देखते हैं कि कैसे ये नंबर, ये जो 62% की नंबर है ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, ये नंबर कैसे चेंज होती है, कैसे इवॉल्व करती है, ये हम देखते जाते हैं। तो पहला केस ये है कि हमने सारे नंबर सेम रखे हैं। आपकी 7% की रिटर्न आएगी पोस्ट टैक्स आफ्टर रिटायरमेंट, सब कुछ सेम रखा है। यहाँ पे कितने साल आप काम करोगे, कितने साल तक जिंदा रहोगे, बाकी सारे नंबर सेम रखे हैं। बस इस नंबर को चेंज किया है कि 30,000 की जगह अगर आपकी करंट मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है इंस्टेड ऑफ 30,000, तो 30K से बढ़ के ये मंथली एक्सपेंसेस 50K हो गई। तो ये नंबर 62% से बढ़ के 71-72% के आसपास हो गया। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि केवल एक नंबर को चेंज करने पे ये नंबर बढ़ गई है। अब हमने उस नंबर को सेम रखा, 30,000 ही रखा, बस ये अज्यूम किया कि आप 75 की जगह 80 तक सरवाइव करते हो, राइट। यानी कि अभी आपकी करंट एज लेट से 25 है, आप और 25 साल काम करने वाले हो, 25 ईयर्स काम करने वाले हो, तो आपकी एज हो गई 50, और आप 75 की जगह 80 तक जिंदा रहते हो, 30 ईयर्स मोर। तो वो नंबर 62% से बढ़ के हो जाती है 82%। इफ ओनली यू लिव्ड 5% लॉन्गर देन यू ओरिजिनली प्लान्ड फॉर। यू ओरिजिनली प्लान्ड फॉर 75 ईयर्स ऑफ लॉन्जिविटी, लेकिन आप 80 तक सर्वाइव करते हो, तो ये दिस नंबर हैज टू बी 82% इंस्टेड ऑफ 62%। अब हमने ये किया कि चलो ठीक है, नहीं आप 80 तक नहीं जिंदा रहते हो, 80 तक सर्वाइव नहीं करते हो, आप 75 तक ही सर्वाइव करते हो, लेकिन आप 5 ईयर्स कम काम करते हो। अगर आप अभी 25 के हो, आप चाहते हो कि आप 45 में ही रिटायर हो जाओ, 50 में नहीं, अर्ली रिटायरमेंट आप लेना चाहते हो, आप 45 में ही रिटायर होना चाहते हो, तो आपकी जो ये वर्किंग लाइफ होगी वो 5 साल कम हो जाएगी,
और जो ये आपकी आफ्टर रिटायरमेंट वाली एज है वो 5 साल बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि आप 75 तक ही, तो लेट से आप अभी 25 के हो, आप 20 साल और काम करोगे 45 तक, और आप 30 साल और जियोगे तो 75 पे, तो इवेंचुअली आपकी डेथ 75 पे ही हो रही है। लेकिन चूंकि आपने 5 साल यहाँ कम काम किया तो 5 साल आफ्टर रिटायरमेंट आपकी 5 साल की ड्यूरेशन बढ़ गई। तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, बाकी सारे नंबर सेम है। तो आपकी नंबर 62% से जंप करके हो जाती है 110% के आसपास। तो ऑलमोस्ट डबल हो जा रही है ये नंबर। केवल 5 साल आप अगर कम काम करते हो, आपकी इन्वेस्टिंग, आपकी अर्निंग्स 5 साल कम है, तो ये नंबर्स ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, 62% से बढ़ के 110% हो जाते हैं। अब कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं। आपने काम भी उतना ही किया, आप जीवित भी रहे 75 तक ही, सब कुछ सेम है, बस आपके पास इनिशियल जो कॉर्पस है आपका वो 30 लाख की बजाय 10 लाख है, तो आपकी नंबर 62% से बढ़ के 72% हो जाती है। उसी तरह आपकी अगर इनिशियल कॉर्पस 30 लाख की बजाय 3 लाख है, जो बहुत लोगों के साथ हो भी सकता है, बहुत लोगों के साथ हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं किए, स्पेशली व्हेन वी आर कंसिडरिंग कि आपकी करंट एज 25 ही है, तो 25 में 10 लाख की भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है बहुत लोगों के लिए पॉसिबल ना हो, या हो सकता है बहुत लोगों के लिए 3 लाख की भी कैपिटल बहुत उस समय रीजनेबल ना हो। लेकिन हमने यहाँ अज्यूम किया है कि हो सकता है, मोस्टली आप अज्यूम कर सकते हो सकता है कि पीपीएफ वगैरह सब कुछ सेविंग करके 25 की एज पे 3 लाख की कॉर्पस उन्होंने किसी पर्सन ने इन्वेस्ट की हुई है। तो अगर ये नंबर 30 लाख से घट के 3 लाख हो जाती है, सो यू हैव 3 लाख इन्वेस्टेड, तो ये नंबर 62% से बढ़ के ऑलमोस्ट 84% के आसपास हो जाती है, 83-84%। अब सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा आश्चर्य जो आपको यहाँ पे शायद होगा, अगर ये नंबर, सारे नंबर सेम रहते हैं, आपके पास 30 लाख की भी कॉर्पस है, 30 लाख की कॉर्पस एट द एज ऑफ 25, यू वर्क फॉर 25 मोर ईयर्स एंड यू डाई एट 75, तो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। बट आप अगर स्टेप अप इन्वेस्टिंग जो है आपकी वो 10% से घट के 5% हो जाती है। अगर आप हर साल अपनी जो मंथली एसआईपी है उसको 10% की बजाय केवल 5% ही बढ़ा पाते हो, 0% कर दें तब तो ये नंबर इतना बड़ा हो जाए कि शायद आप देखना भी पसंद ना करें, इसलिए मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। आप फ्रीफिन पे जाके ये कैलकुलेटेड डाउनलोड करो और खुद ये नंबर्स फीड करके थोड़ा प्ले अराउंड कर लो। लेकिन अगर ये नंबर 10% से घट के केवल 5% होती है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ऑलमोस्ट फिर से डबल हो जाएगी, 62% से बढ़ के ये नंबर फिर से 105% हो जाता है। इसलिए मैंने एक और वीडियो जो पहले हमने डिस्कस की थी उसमें हमने पावर ऑफ स्टेप अप इन्वेस्टिंग डिस्कस किया था कि कितनी पावरफुल हो सकती है ये एक स्मॉल थिंग, एक छोटी सी चीज। आपको इंक्रीमेंट तो 5, 7, 8, 10% का तो मिलता ही है हर साल। अभी तो आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाते जाते हो, स्टेप अप करते जाते हो, तो उसकी कितनी पावरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा हो सकती है, ये नजारा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर वो नंबर 10% से करके 5% हो जाती है तो आपकी अमाउंट, इन्वेस्टिंग अमाउंट नीडेड ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो इतनी सारी चर्चा कर ली हमने, थोड़ा सा अनप्लेजेंट, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी आपको शायद दिखा होगा, काफी सारे नंबर्स आपको थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा स्टार्टल्ड कर दिए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये नंबर्स कॉन्कॉक्टेड नहीं है, ये रियल नंबर्स बहुत सारे अच्छे अजम्पशंस पे, रीजनेबल अजम्पशंस पे बेस्ड ये नंबर्स हैं। तो freefincal.com, इसको आप डेफिनेटली विजिट एंड एक्सप्लोर करें। इट इज अ ग्रेट एजुकेशनल रिसोर्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सारी चीजों के बारे में आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट एंड एक्सप्लोर दिस वंडरफुल रिसोर्स। तो freefincal.com पे जाके आप सारी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। पट्टू सर की ये दोनों स्टेटमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। स्लाइटली अनप्लेजेंट इंडियन थंब रूल ये है, हमने यूएस की जो देखी कि 20-23% की हम बात कर रहे थे और खुश हो जा रहे थे वो नंबर्स देख के, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ये 20-30-50 वाला रूल कि आप अपनी सैलरी का 50% स्पेंड कर सकते हो, एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हो, 30% सेव कर सकते हो और 20% अपने वांट्स में, जो आपकी वेकेशन है या कुछ आपकी ऐसी एक्सपेंसेस जो आपकी वांट्स है, नीड्स नहीं वांट्स। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत लोग बोलते हैं कि 30% सेव करो, मस्त रहो, खुश रहो। तो डेफिनेटली एक अनप्लेजेंट इंडियन थंब रूल जो कि एक ट्रुथ है, रियलिटी चेक है, वो ये है कि यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट एज मच एज यू स्पेंड ईच मंथ फॉर नॉर्मल रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट की बात नहीं हो रही है, 60 की एज पे या 55 की एज पे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, 55 की एज पे अगर आपको रिटायर करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट एज मच एज यू स्पेंड। अगर आपकी 30,000 रेगुलर एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग ईएमआई, स्कूल फीस, जो आपकी रिटायरमेंट पे नहीं होने वाली एक्सपेंसेस, उनको हटा के आपकी जो बेयरबोन एक्सपेंसेस है वो अगर 30,000 है, तो आपको अपनी केवल रिटायरमेंट के लिए 30,000 इन्वेस्ट करना है पर मंथ। ये एक थंब रूल आप मान सकते हैं। लेकिन आपको अगर अर्ली रिटायर करना है, जो हमने नंबर्स देखे भी कि अगर आपको 50 की जगह 45 पे अगर रिटायर करना है, आपकी वर्किंग लाइफ कम हो जा रही है, रिटायरमेंट लाइफ बढ़ जा रही है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट क्लोज टू ट्वाइस एज मच एज यू स्पेंड ईच मंथ। अगर आपकी एक्सपेंडिचर हर मंथ बेयरबोन एक्सपेंस जो हमने बात की वो अगर 30,000 है, तो आपको 60,000 इन्वेस्ट करना है हर मंथ।
इफ यू वांट अर्ली रिटायरमेंट, जो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली, जो ये फायर मूवमेंट आप अक्सर सुनते होंगे, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, यूएस में एक मूवमेंट है, कई सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी फायर मूवमेंट चलती है। तो ये फायर आप अगर करना चाहते हो, अर्ली रिटायर करना चाहते हो, तो यू हैव टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस एज मच एज यू स्पेंड ईच मंथ। तो ये तो फ्री फिनकैल की एडवाइस है, पट्टू सर की एडवाइस है। लेकिन आप अगर थोड़ा उसको टोन डाउन भी करते हो, आई नो दीज नंबर्स आर हार्ड टू डाइजेस्ट, हार्ड टू इम्प्लीमेंट और टेक एक्शन ऑन, स्पेशली एट द स्टार्ट। तो मेरा मानना है कि कम से कम केवल रिटायरमेंट के लिए, केवल रिटायरमेंट फॉर जस्ट रिटायरमेंट गोल, मेरा मानना है कि यू हैव टू एटलीस्ट इन्वेस्ट 40% ऑफ योर सैलरी, कीप 50% फॉर एक्सपेंसेस एंड अदर गोल इन्वेस्टमेंट्स। आपकी चाइल्ड एजुकेशन की गोल हो सकती है, वेकेशन की गोल हो सकती है, घर बनाने की गोल हो सकती है, कोई भी अदर जो गोल्स हैं आपकी, उसकी इन्वेस्टमेंट्स प्लस योर मंथली एक्सपेंसेस, वो मिला के आपकी 50% ऑफ सैलरी होनी चाहिए। एटलीस्ट ट्राई टू गेट देयर एंड कीप 10% एज इमरजेंसी कॉर्पस, इमरजेंसी फंड्स। तो एटलीस्ट 40% ऑफ योर सैलरी शुड बी इन्वेस्टेड टूवर्ड्स रिटायरमेंट ईच मंथ। एटलीस्ट ट्राई टू गेट देयर। इफ यू कांट गेट देयर, उसकी भी हम बात करने वाले हैं कि अगर वहां से स्टार्ट नहीं हो सकती, और मैं टोटली समझ सकता हूँ, आपको घबराने की, वरी करने की, स्केयर होने की जरूरत नहीं है। मैं टोटली समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, कैसे यू कैन गेट अराउंड दैट सिचुएशन। तो 40% ऑफ सैलरी एज इन्वेस्टमेंट्स आपको स्टार्ट करना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू डू दैट। And you should also keep stepping up your investments with salary hikes, bonuses, etc. and try to get your investments to 90 to 100% of expenses और higher in due course। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी हाइक्स होती जाएंगी, बोनसेस मिलते जाएंगे आपको, तो वो धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए कि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं जितनी भी, उसके अप्रोक्सीमेटली द सेम एज एक्सपेंसेस आपको इन्वेस्ट भी करना है फॉर जस्ट रिटायरमेंट। अदर गोल्स की बात भी नहीं हो रही, केवल रिटायरमेंट के लिए आपको उतना इन्वेस्ट करना है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, जो हमने बात की कि अगर ये पॉसिबल नहीं है, और बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है ना हो, एटलीस्ट एट द स्टार्ट, जब उनकी इनकम इतनी बढ़ जाए, वो अपनी करियर में इतने प्रॉस्पर, इतने ग्रो कर जाए, तो हो सकता है पॉसिबल हो जाए, बट शुरू में हो सकता है पॉसिबल ना हो। तो उन लोगों के लिए क्या करना है कि असेस इफ इट इज अ स्पेंडिंग इशू, यानी कि आप स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, वो एक इशू है। अगर आप स्पेंड ज्यादा कर रहे हो तो आपकी जो एक्सपेंसेस होगी वो ज्यादा होंगी, तो आपको मैच करना भी उतना ही डिफिकल्ट होगा। अगर आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा है एंड यू वांट टू गेट योर इन्वेस्टमेंट्स क्लोज टू योर एक्सपेंसेस, और आपकी सैलरी लिमिटेड है, अर्निंग्स लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ट्राई टू ब्रिंग दैट स्पेंडिंग नंबर डाउन सो दैट यू कैन ट्राई टू गेट योर इन्वेस्टमेंट्स क्लोज टू योर स्पेंडिंग। तो पहली तो आप वो देखें कि क्या ये स्पेंडिंग इशू है। अगर स्पेंडिंग इशू है तो उसको एड्रेस करें। दूसरी एक इशू हो सकती है कि आपने बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है। आपने इतना ज्यादा डेट लिया हुआ है कि आपकी ईएमआई में ही सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स की जो पोर्शन आपको इन्वेस्टमेंट्स में डालनी थी, वो सारी की सारी ईएमआई उसमें से काफी ज्यादा चली जाती है। तो इफ इट इज अ डेट इशू, तो आप अपनी डेट को थोड़ा लोअर करें, थोड़ा रिड्यूस करें बर्डन, स्पेशली आपके जो हाई इंटरेस्ट डेट हैं, जैसे कि आपकी कार लोन हो गई या पर्सनल लोन हो गई, तो उन सारी चीजों को थोड़ा टोन डाउन करें, उसको थोड़ा जितना हो सके कर्व करने की कोशिश करें। ट्राई टू एड्रेस दैट डेट इशू एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू हैव मोर स्पेयर कैश फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो आप उस चीज को डेट में से निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हो। और तीसरी, कि अगर ये दोनों चीजें भी आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रही हैं, सॉल्व नहीं कर पा रही हैं, तो ट्राई टू सी इफ इट इज एन अर्निंग्स इशू, कि आपके जो गोल्स हैं वो अगर इतने ज्यादा बड़े हैं कि आपकी अर्निंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो या तो अपने गोल्स को थोड़ा टोन डाउन करने की कोशिश करो। अगर आपने रिटायरमेंट के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, या फिर आपकी जो टारगेट कॉर्पस है वो 10 करोड़ है, 20 करोड़, तो उसको थोड़ा आप सोचो कि आप कैसे मैनेज करोगे। क्या उसको, आपको टारगेट कॉर्पस को थोड़ा नीचे करने की जरूरत है? और वो नीचे कैसे होगी? ऑब्वियसली वो खुद से नीचे नहीं हो जाएगी, वो दैट इज जस्ट एन इमेजिनरी नंबर, राइट? तो वो तो नंबर नीचे तब आएगी जब अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को आप कम करोगे, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, लाइफ की जो आपकी इन्फ्लेशन हो गई, इतनी ज्यादा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो गई, उसको थोड़ा टोन डाउन करने की कोशिश करो, तो आपकी टारगेट कॉर्पस थोड़ी वो कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ट्राई टू लुक एट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड सी इफ इट इज अ स्पेंडिंग इशू, डेट इशू और अर्निंग्स इशू। अगर आपकी इन दोनों चीजों से, स्पेंडिंग और डेट से, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो या तो ट्राई टू फाइंड अ हायर पेइंग जॉब, ट्राई टू क्रिएट साइड इनकम, पैसिव इनकम सोर्सेज, किसी तरह से आप अपनी अर्निंग्स को इंप्रूव करने के लिए कोशिश करो। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी गोल्स को थोड़ा, नेगोशिएबल गोल्स को, अब अपनी चाइल्ड एजुकेशन की गोल को आप नेगोशिएबल नहीं है, उसकी अमाउंट मोर और लेस फिक्स्ड है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही और शी वांट्स टू डू, योर चाइल्ड वांट्स टू डू, योर किड वांट्स टू डू। लेकिन आप अपनी रिटायरमेंट एक्सपेंसेस को, या अपनी, आप अगर हाउसिंग के लिए आप अगर सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी हाउसिंग को थोड़ा टोन डाउन करो कि आपकी कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, कितनी ज्यादा अमाउंट की जरूरत है। तो उन चीजों को आप होलिस्टिकली आप अगर अप्रोच करोगे, तो यू शुड बी एबल टू फाइंड सम सोल्यूशन
through a combination of these three things. One thing that can really help you is focusing on the process, क्योंकि ये thought process आपकी अगर सही रहती है, आपको पता होता है कि in which direction you have to move, तो you will keep working in that direction, right? धीरे धीरे आप करके कम से कम हो सकता है आप वहां तक नहीं पहुंचो इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे you will try to get there, right? तो focus on the process, these numbers and outcomes will follow. If you keep your eyes and effort focused on the process, you will be able to get to the right numbers and outcomes. So those will follow. तो दोस्तों मुझे पता है कि ये सारी डिस्कशन काफी इंफॉर्मेटिव है, हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी स्टार्टलिंग, थोड़ी अनप्लेजेंट लगे, थोड़ी सरप्राइजिंग लगे, लेकिन these are real numbers and the sooner you are able to assimilate and digest these numbers, the sooner you start taking action on these numbers, the sooner you start implementing these action plans, so the sooner you will start seeing good results, right? So it is good to keep your eyes open and face the reality instead of keeping your eyes shut and then face the unpleasant eventuality. So I think this is a better approach, that you at least know what the right numbers are, what the real numbers are, and then you keep progressing towards that goal. तो आई होप कि ये सारी डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिस्कशन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जरूर मदद करेगी, मेरा पूरा विश्वास है ये. If there are questions, if you have any doubts, any questions, I know कि ये सारी डिस्कशन बहुत सारे questions, बहुत सारे unpleasant thoughts भी आपके अंदर ला सकती है, आपके अंदर जनरेट कर सकती है, बहुत सारे disappointing thoughts या ऐसे negative thoughts भी आपके अंदर जनरेट कर सकती है. तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी बातें ना हो. आपकी कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो मुझे आप कमेंट्स में आप अप्रोच करें, मुझे कमेंट्स में आप लिख के बताएं कि क्या आपकी कमेंट्स है, क्या आपके विचार हैं. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन है तो प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स. आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो. ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना. आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स. अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक. अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून. बाय बाय.